बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अजब इंतकाम कहानी के पार्ट 2 के साथ आपकी होस्ट दुआ भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। ये कैसे हुआ? सीरत के भाई ने हैरत से पूछा। अभी तो ये सही थी, इसका एक साथी बोला, लेकिन अब ये मुर्दा है। दूसरे ने जवाब दिया। अब क्या करे? एक बार फिर सवाल हुआ। इसे ठिकाने लगाए वरना हम सब ठिकाने लग जाएंगे। इसका एक दोस्त बोला, ये ठीक कह रहा है। दूसरे दोस्त ने इसकी बात की तस्दीक करते हुए कहा, अगर फिल फौर कोई अमल अख्तियार ना किया गया तो मुसीबत गले पड़ जाएगी। इसे फौरन कब्रिस्तान ले जाना पड़ेगा ताकि वहीं कोई गड़ा खोदकर इसे दबा आए। सीरत के भाई ने सलाह देते हुए कहा, लेकिन लेकर कैसे जाएंगे? एक दोस्त ने इससे पूछा। कुछ तो करना है, सीरत का सुतेला भाई बोला। इसे किसी कपड़े में लपेट कर फेंक आते हैं। एक दोस्त ने मशवरा दिया, जो भी करना है जल्दी करो, अगर पापा आगे तो मुसीबत गले पड़ जाएगी। सीरत का सुतेला भाई डरते हुए बोला। सीरत के मुर्दा जिस्म को एक कपड़े में लपेट कर जैसे तैसे वो लेकर पुराने कब्रिस्तान पहुँच गए। इस कब्रिस्तान में गोरकन से बचकर वो उस जगह पहुँच गए जहाँ घने दरख्तों के झुंड थे। इत्तेफाक से इन्हें वहाँ एक खड्डा दिखाई दिया जो किसी के लिए कब्र के तौर पर खोदा गया था और अभी तक किसी को दफनाया नहीं गया था। इन्होंने ऊपर खड़े होकर वहीं से सीरत की बॉडी को नीचे फेंक दिया। अगर उस वक्त सीरत के अंदर सांसें होती तो इसकी फलक शिकाब चीखें पूरे शहर खमोशा में अफरा तफड़ी मचाकर रख देती। जिस बेदर्दी से इन्होंने इसकी बॉडी को फेंका था, जरूर कोई ना कोई हड्डी टूटी होगी। जल्दी से जैसे तैसे करके इन्होंने इसके ऊपर मट्टी डाली और हाँपते कांपते वहां से रफू चक्कर हुए और सीधा घर आन पहुंचे। इनके आने से पहले सीरत की सुतेली माँ घर आ चुकी थी। जब इसे सारी सूरत हाल का इल्म हुआ तो इसने फौरन सीरत का बस्ता छुपा दिया और कहा कि अगर सीरत का बाप पूछे तो यही कहा जाए कि वो स्कूल से वापस आई ही नहीं। जब नवाब सहराब खान वापस घर आया तो दोनों माँ बेटे ने यही कहानी सुनाई कि इसकी बेटी अपने किसी यार के साथ 9-2-11 हो गई। नवाब सहराब खान ने इसे हर जगह तलाश किया, लेकिन इसे ना मिलना था ना मिली। नवाब सहराब खान ने किसी तौर पर भी इस हकीकत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था कि इसकी बेटी कोई ऐसा कदम उठा सकती है। इसने हालात से तंग आकर चुप साध ली थी, लेकिन जब भी 13 नवंबर तारीख आती, इसे अपनी बेटी की याद शिद्दत से तड़पाती। यूं लगता जैसे इसकी बेटी इसे पुकार रही हो, वो किसी मुसीबत में मुब्तला हो और इसे पुकार रही हो कि वो आकर इसकी मदद करे। जब वो बेबस हो जाता तो आकर अपनी बेटी की तस्वीर के सामने बैठकर धुआंधार रोना शुरू कर देता। तुम्हारा नाम क्या है? पुलिस अफसर ने पूछा। मरातब अली, लड़के ने जवाब दिया। कहाँ जा रहे हो? पुलिस अफसर ने दोबारा पूछा। यहाँ से कुछ फासले पर एक नई लेबॉर्टरी है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, लड़के ने पुलिस वाले को जवाब दिया। मगर जितना मुझे याद है यहाँ करीब कोई लेबॉर्टरी नहीं है, पुलिस अफसर ने जहन पर जोर देते हुए कहा और फिर साथ खड़े कांस्टेबल से पूछा, क्या तुम्हें किसी लेबॉर्टरी के बारे में इल्म है? बिल्कुल नहीं सर, यहाँ से थोड़ी दूर आगे जाकर जंगल शुरू हो रहा है और इस जंगल से तो कोई दिन के वक्त भी गुजरना गवारा नहीं करता, क्योंकि वो जंगल जंगली दरिंदों से लबालब भरा हुआ है। कांस्टेबल ने जवाब दिया। कोई सबूत? पुलिस अफसर ने लड़के को मुखातब किया तो इसने फौरन गाड़ी में से एक कार्ड निकाल कर दिया। हैरत है, कभी सुना नहीं ऐसी किसी लेबॉर्टरी के बारे में। पुलिस अफसर ने इजाजत दे दी तो इस लड़के ने गाड़ी को घेर में डाला और वहां से चलता बना। पुलिस अफसर इसे दूर तक जाता देखता रहा। लगता है कोई नई लेबॉर्टरी बनी है, लेकिन यहाँ से कभी किसी को जाते देखा नहीं। शायद कोई ऐसा रास्ता हो जिससे आमदो रफ्त का नया सिलसिला शुरू हो गया हो, पुलिस अफसर बड़बड़ाते हुए बोला तो साथ खड़े कांस्टेबल ने तस्दीक में सर हिला दिया। मरातब अली ने गाड़ी गियर में डाली और हल्का हल्का म्यूजिक भी लगा लिया। वो जल्द से जल्द अपनी मतलूबा जगह पर पहुंचना चाहता था। वो पुलिस अफसर और कांस्टेबल की बातों से बेपनाह हैरान था कि चौकी पर ड्यूटी पर खड़े होने के बावजूद इन्हें यहाँ पर मौजूद लेबॉर्टरी के बारे में क्यों पता नहीं लग पाया था। अभी इसने 6-7 किलोमीटर का सफर तय किया था कि इसे दूर से जंगल के आसार दिखाई देने लगे। वो वाकई हैरान रह गया। इसने गाड़ी को यकदम रोका और कार्ड निकालकर इसे पढ़ने लगा।
दरअसल वो इससे मोबाइल नंबर देखना चाहता था ताकि आगे राब्ता करके इन्हें अपनी आमद के बारे में बता सके और इनसे मालूमात हासिल कर सके। मरातब अली एक माया नाज साइंसदान था। इसने आला तालीम अमेरिका से हासिल की थी। इसकी जहानत को खातर में रखते हुए अमेरिका सरकार ने इससे काफी ऑफर्स की थी, लेकिन इसने सब ऑफर्स को मुस्तरद कर दिया था। वो सिर्फ अपने वतन के लिए काम करना चाहता था। अपने मुल्क के अंदर काम करते हुए इसे 2 साल होने वाले थे। इसकी जहानत और काबिलियत की बिना पर इसे जल्द ही आला दर्जे की पोस्ट पर तैनात कर दिया गया था। 2 साल के मामूली अरसे में इसने अनगिनत शागिर्द बना लिए थे। इसका मिशन मुल्क के अंदर ज़हीन और काबिल लोगों की एक पूरी टीम तश्कील देकर मुल्की सलामती के लिए कुछ करना था। तभी एक हफ्ता कबल इसे एक कार्ड मसूल हुआ था, जिसमें इसे एक नई बनने वाली लेबॉर्ट्री के इफ्तिताह पर मेहमान खुसूसी के तौर पर इनवाइट किया गया था। पहले तो इसने सोचा कि अपनी मिसिस को भी साथ लेता चले, लेकिन फिर इसने सोचा कि वो अकेला ही जाएगा। अब वो कार्ड को पढ़ रहा था, जिस पर मुकम्मल पता लिखा हुआ था। इस पर कोई भी मोबाइल नंबर दर्ज नहीं था। इसे अपनी कम अक्ली पर अफसोस होने लगा कि पुलिस अफसर ने इसका वक्त तो वैसे ही जाया कर दिया था। कम से कम इनसे इस ड्रेस के बारे में मालूमात ले लेनी चाहिए थी। इसने पीछे मुड़कर देखा तो वो काफी सफर करके आ चुका था, इसलिए इसने सोचा बजाय वापस जाने के इसे आगे बढ़ना चाहिए। वो जल्द से जल्द लेबॉर्ट्री तक पहुंच जाए। इसने एक बार फिर गाड़ी को घेर में डाला और गाड़ी फराटे बढ़ती हुई आगे बढ़ने लगी। जल्द ही मरातब अली गाड़ी को लेकर जंगल की हदूद में दाखिल हो गया। जंगल के रास्ते पर गाड़ी डालते ही इसे यूं लगा जैसे वो अंधेरे रोड पर आ गया हो। जंगल काफी घना था। दरख्त ने रोड के ऊपर दोनों तरफ से झुककर और रोड पर तकरीबन अंधेरा फैलाया हुआ था। ना चाहते हुए भी इसने हेडलाइट्स ऑन कर ली। गाड़ी की रफ्तार भी इसने आहिस्ता कर ली थी। तकरीबन दिन के 2 बजे का वक्त था, लेकिन अब यूं लग रहा था जैसे रात के 2 बजे का वक्त हो। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, अंधेरा ज्यादा होता जा रहा था। एक बार तो मरातब अली का दिल चाहा कि वो वापस मुड़ जाए, लेकिन फिर इसने सोचा कि ये इसकी शान के खिलाफ है। लेकिन जल्द ही इसने ये इरादा कैंसिल कर दिया कि वो एक अज़म के साथ अपने मुल्क में आया है और अब वापस चला जाए तो ये बात इसकी शान के खिलाफ है। इसे ना जाने क्यों थोड़ा थोड़ा डर सा लग रहा था। इसने डर को खत्म करने के लिए म्यूजिक की आवाज तेज कर दी थी। 2-3 खमदार रास्तों से होता हुआ वो अब तक तकरीबन 4-5 किलोमीटर का सफर तय कर चुका था। तभी एक खमदार मोड़ मुड़ते हुए यकदम इसे ब्रेक लगाने पड़े। इसका दिल धक धक धड़क रहा था। इसे यूं लगा था जैसे कोई तेजी से इसकी गाड़ी के आगे से गुजरा हो। अगर वो यकदम ब्रेक ना लगाता तो अब तक इसकी गाड़ी नीचे खाइयों में गिर चुकी होती। इसने सर गाड़ी के स्टीयरिंग पर रखकर अपने हवास पर काबू पाने की कोशिश की और जल्द ही इसने अपने हवास पर काबू पा लिया। एक बार फिर इसने गाड़ी को घेर में डाला। गाड़ी में शिद्दत की गर्मी महसूस होने की बिना पर इसने एसी ऑन कर लिया, लेकिन इससे भी कुछ अफाका ना हुआ तो चारों नाचार इसने फ्रंट सीट वाला शीशा खोल दिया। तभी इसकी समाज से किसी लड़की की दिल खराज चीख सुनाई दी तो इसने फौरन गाड़ी रोक दी। तभी इसकी निगाह दाईं जानब एक जगह मरकूज हो गई। एक नौजवान लड़की के पीछे 3 लड़के लगे हुए थे। लड़की मुसलसल किसी को मदद के लिए पुकार रही थी। लड़की के मुंह पर भी नकाब था और इन तीनों लड़कों के चेहरे पर भी नकाब था। इन सब का रुख इसी की तरफ था। मरातब अली ये देखकर हैरान रह गया कि इतने अंधेरे में जहाँ हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था, वहाँ इसे ये चारों इतने वाज़ेह तौर पर कैसे दिखाई दे रहे थे। गाड़ी को इसने बंद कर दिया और इनकी तरफ देखना शुरू कर दिया। वो चारों इसके करीब पहुँच के गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन थी। लड़की एकदम से गाड़ी के आगे आगे तकरीबन गिर पड़ी। वो तीनों लड़के भी वहाँ पहुँच के इन लड़कों ने इसकी आंखों के सामने पहले इस लड़की की इज्जत की धज्जियां उड़ाई और फिर इसे खत्म करके साथ ही एक गड्ढा खोदकर इसमें दबा दिया। मरातब अली हैरत के समंदर में गर्क ये सब कुछ देख रहा था। वो हैरान था कि कोई भी इसकी मौजूदगी का नोटिस क्यों नहीं ले रहा था।
लड़की को गड़े में दबाने के बाद वो लड़के एक तरफ बैठ के और पहली बार इन्होंने अपने चेहरों से नकाब उतारे। अगला मंजर देखकर मराता अली के कदमों तले से जमीन खिसक गई। वो दोनों लड़कों को अच्छी तरह से पहचान चुका था। इनमें से एक इसका दोस्त सगीर था और दूसरा कबीर था। तभी इसके जहन में कुछ सालों पुरानी एक फिल्म चली। कबीर की सुतेली बहन की इन्होंने भी इसी तरह असमतदारी करके इसे गड़ा खोदकर दबा दिया था। अभी तक तीसरे लड़के का चेहरा इसे दिखाई नहीं दिया था। वो हैरान था कि इसके दोस्त अभी तक ऐसे कामों में क्यों मुलव्वस है। वो गाड़ी से उतरा और इन तीनों की जानब चल पड़ा। जब वो इनके करीब पहुंचा तो अगला मंजर देखकर इसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वहाँ पर मौजूद तीसरा लड़का कोई और नहीं बल्कि इसी का हमशक्ल था। इसे देखकर इसके हलक से चीख निकली और वो फौरन पीछे हटा और गिरता गिरता बचा। इसकी हालत देखकर इन तीनों ने भयानक कहके लगाने शुरू कर दिए। मराता अली को यूं लगा जैसे जंगल की हर शय इस पर कहके हाँक रही हो। वो फौरन भागा और अपनी गाड़ी में जा घुसा। तभी इसने एक और खौफनाक मंजर देखा। जिस जगह इन तीनों लड़कों ने इस लड़की को दबाया था उस जगह से यकदम मिट्टी खुद ब खुद इधर उधर होने लगी और तभी वो लड़की इस गड्ढे में से बाहर निकली। इसके हाथ में गड़ा नुमा कोई मिट्टी का बड़ा सा बर्तन था। इसने जाकर वो सीधा सगीर पर अंडेल दिया। सगीर की फलक शिगाफ चीखों से पूरा जंगल कांप उठा। इसके पूरे जिस्म पर छाले उभर आए थे। यूं लग रहा था जैसे किसी ने जहन्नम को आग लगा दी हो। कबीर और इसका हमशक्ल वहाँ पास खड़े ये तमाशा देख रहे थे। तभी वो लड़की इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। अब तेरी बारी है। मराता अली के हाथ पांव फूल गए। इसने फौरन से भी बेशतर गाड़ी को घेर में डालकर गाड़ी वापस भगाना शुरू कर दी। वो जल्द से जल्द इस जंगल से बाहर निकलना चाहता था। इसे यकीन हो गया था कि पुलिस अफसर ठीक कह रहा था कि इन्होंने आज तक इस सिमत किसी को आते हुए नहीं देखा था। वो समझ गया था कि इसके साथ धोखा हुआ है। इसे धोखे से बुलाकर इसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और हमदार सड़क पर मोड़ काटते हुए वो बड़ी मुश्किल से बचा, वरना इसकी गाड़ी तेजी में रोड से नीचे उतर जाती और सीधी दरख्तों से जा टकराती। इसने पहली बार पीछे मुड़कर देखा लेकिन अंधेरे की वजह से इसे कुछ दिखाई न दिया और जैसे ही इसने सामने देखा इसके हलक से फलक शिगाफ चीख निकली। कोई बहुत ही बड़ा रिछ की तरह का जानवर रोड पर खड़ा था। इसके पूरे जिस्म पर इतने लंबे बाल थे कि जमीन से छू रहे थे। इसका कद एक सेहतमंद हाथी के जैसा था। यही नहीं जिस्मात में भी वो इससे कम न था। इसकी आंखें इतनी बड़ी और खौफनाक थी कि मराता अली की चीख निकल गई थी। तभी गाड़ी सीधी जाकर इससे जा टकराई। मराता अली का सर स्टीयरिंग पर जा लगा और इसकी आंखों के सामने तारे नाचने लगे। तभी इसे यूं लगा जैसे इसकी गाड़ी ऊपर ही ऊपर उठती जा रही है। पहले तो इसने अपना वहम समझा लेकिन इसने गर्दन मोड़कर बाहर देखा तो इसकी हैरत की इंतहा न रही। गाड़ी वाकई रोड से कम 10-12 फुट ऊंची उठ चुकी थी। जब इसने सामने देखा तो इसे अपने ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे अटकती हुई महसूस हुई। इसके हाथों के तोते उड़ गए। वक्त अजल बहुत दूर है लेकिन जिंदगी खारदार बन जाएगी। लोग तुम्हें देखकर कानों को हाथ लगाएंगे। भागने से मुसीबतें टल नहीं जाती। इस खौफनाक दरिंदे के लब हिले। तभी इसकी गाड़ी को हवा में यूं उछाल दिया गया जैसे वो गाड़ी ना हो बल्कि कोई फुटबॉल हो। मराता अली गाड़ी में इधर से उधर उड़ कर गिरने लगा। वो खुद को संभालने की लाख कोशिश कर रहा था लेकिन ये सब कुछ इसके बस से बाहर था। गाड़ी उड़कर रोड पर जा गिरी। सामने वाला शीशा चूर चूर होकर मराता अली के जिस्म में प्रवेश हो गया। पहली बार मराता अली के हलक से फलक शिगाफ चीख निकली। दर्द की शिद्दत के बायस इसका पूरा जिस्म कांप उठा। वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा लेकिन इसके अंग अंग में शीशे के बेशुमार टुकड़े पेवस्त हो चुके थे जिसकी वजह से वो बाहर ना निकल पाया। तभी यकदम गाड़ी का दरवाजा खुला और इसे किसी ने गिरेबान से पकड़कर बाहर खींचा।
और हवा में उछालकर रोड पर दे मारा, जिसकी वजह से रही सही कसर भी पूरी हो गई। मराता अली को यूं महसूस हो रहा था जैसे इसके अंग अंग को काट दिया गया हो। जख्मों को हवा लगने के बाइस इसे काफी दर्द हो रहा था। इसने बामुश्किल तमाम उठने की कोशिश की और उठने में कामयाब भी हो गया, लेकिन अगला मंजर देखकर इसके हाथों के तोते उड़ गए। कबीर की सुतेली बहन, जिसे इन्होंने दरिंदगी का निशाना बनाया था, इसके सामने मौजूद थी। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझसे गलती हो गई थी। मराता अली ने धुआंधार रोते हुए इल्तिजा की। यही तो मैं भी चाहती हूँ कि जो गलती एक बार हो गई वो दोबारा सरसद ना हो। कबीर की बहन ने गुस्से से खा जाने वाली नजरों से कहा, नहीं प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मराता अली दर्द की शिद्दत से तड़पते हुए बोला, क्या तुम मुझे मेरी जिंदगी लुटा सकते हो? कबीर की बहन ने पूछा। जवाबन मराता अली बेबस होकर रह गया। इसके पास इसके सवाल का कोई जवाब न था। मैं भी जीना चाहती थी, लेकिन तुम जालिमों ने मिलकर मुझे बेइज्जत करके बेमौत मार दिया। मेरा बाप आज भी मेरे गम में अश्क बहाता है। तुम लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि वो अपने किसी आशिक के साथ भाग गई है, लेकिन वो आज भी ये हकीकत तस्लीम करने से इनकारी है। इसकी बात सुनकर मराता अली ने सड़क पर मुखालिफ सिमत दौड़ना शुरू कर दिया। कहाँ तक भागोगे? कबीर की बहन सीरत ने खा जाने वाली आंखों से इसे भागते हुए कहा। मराता अली अपनी तमाम तारी हिम्मत यकजा करके पूरे जोर से भाग रहा था। वो जल्द से जल्द जंगल से बाहर निकल जाना चाहता था। एक बार जंगल से बाहर निकलने पर वो किसी तौर पुलिस ऑफिसर की मदद हासिल कर सकता था। इसके पूरे वजूद में शीशे के टुकड़े पेवस्त हुए थे, जिसकी वजह से दौड़ना इसके लिए बहुत मुश्किल था। अभी इसे दौड़ते हुए थोड़ी देर गुजरी थी कि इसे यूं लगा जैसे वो रोड की बजाय किसी खारदार रास्ते पर दौड़ आया है। जब वो अंधेरे में कुछ देखने के काबिल हुआ तो इसका ये शक हकीकत में बदल गया। वो वाकई रोड से हटकर भाग रहा था, गोया वो भटक चुका था। बेख्याली में भागते हुए वो रास्ता भूल चुका था। एक बार इसकी हैरत की इंतहा न रही। वो एक खारदार रास्ते पर दौड़ रहा था। इस पूरे रास्ते पर जैसे कांटे ही कांटे बिछे हुए थे, जो इसकी जूती में से पार होकर इसके तलवों में घुसे तो इसकी चीखें निकल गई। वो फौरन जमीन पर बैठ गया ताकि जूतियों में से इन कांटों को बाहर निकाल सके, लेकिन वो जैसे ही रोड पर बैठा, जैसे पूरे रोड पर कांटे बिछाए गए थे। एक बार फिर इसके हलक से चीख निकली। इसकी आंखों से आंसू बाहर निकल आए। वो फौरन उठ खड़ा हुआ। एक पांव पर खड़े होकर इसने दूसरा पांव ऊपर उठाया ताकि इसके तलवे से कांटे बाहर निकाल सके, लेकिन ये देखकर इसकी जान ही निकल गई कि जूती का तलवा कहीं पीछे गिर गया था। इसका हाथ सीधा अपने पैर के तलवे से टकराया। इसने बामुश्किल तमाम कांटे निकाले और फिर दूसरा पांव उठाकर देखा तो इसकी भी यही हालत थी। वो अपनी जगह पर खड़ा इधर उधर देखने लगा ताकि सीधे रास्ते का तयन करके वो मेन रोड तक पहुंच सके, लेकिन ऐन उसी वक्त इसकी समाज से जंगली जानवर के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। मराता अली का दिल पसलियों से आन निकला। जान किसको प्यारी नहीं होती। मराता अली ने एक बार फिर भागना शुरू कर दिया। भागने के साथ साथ वो जोर जोर से हेल्प भी चला रहा था, ये बात जानते हुए भी कि इस खूनी जंगल में इसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। वो मुसलसल भाग रहा था। तभी वो रुक गया और इधर उधर देखने लगा। जानवर के दहाड़ने की सुनाई देने वाली आवाज अब इसे नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन इसकी सांसें काफी फूल चुकी थी, हलक खुश्क हो चुका था। मगर एक बार फिर इसने भागना शुरू कर दिया, इस उम्मीद पर कि शायद वो इस खूनी जंगल से बाहर निकल जाए। तभी इसकी निगाह अपनी गाड़ी पर पड़ी। वो तेजी से गाड़ी में बैठा और इसे गियर में डाल दिया। इत्तेफाक से जल्द ही वो मेन रोड पर आ गया। जैसे ही वो मेन रोड पर आया, इसने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। तभी इसे दूर से रोशनी दिखाई देने लगी, गोया जंगल खत्म होने वाला था। इसने गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज कर दी कि अगर वो किसी चीज से टकरा जाता तो इसकी किरचियां किरचियां होकर रह जाती। जल्द ही वो खूनी जंगल से बाहर निकल चुका था।
इसने जंगल से बाहर निकलते ही जबरदस्त ब्रेक लगाई, गाड़ी के टायर चरचराए और इसने बामुश्किल गाड़ी को रोका। गाड़ी को रोककर वो थोड़ी देर के लिए अपनी कैफियत पर काबू पाने की गरज से गाड़ी के स्टीयरिंग पर सर रखकर हाँफने लगा। ये इसकी खामख्याली साबित हुई कि मुसीबत टल चुकी थी। सबसे बड़ी मुसीबत तो अब इस पर हमला आवर होने वाली थी। वो गाड़ी के स्टीयरिंग से सर टकाए बैठा था कि उसी वक्त इसकी समाज से शहद की मक्खियों की बिनबनाहट की आवाज टकराई। गाड़ी के फ्रंट वाला शीशा तो पहले ही पाश हो चुका था और अब इसमें से जो मंजर वो देख रहा था, इसने इसके पैरों तले से जमीन खींच ली थी। हजारों की तादाद में शहद की मक्खियां सामने वाले शीशे के सामने उड़ रही थी। यूं लग रहा था जैसे पलक झपकने में वो इस पर हमला कर देंगी। तभी इसकी समाज से एक आवाज टकराई, जंगल से निकलकर ये मत समझो कि तुम्हारी जान बख्शी हो गई। एक अबरतनाक सजा तुम्हारे लिए तैयार है। तुम मरोगे नहीं, लेकिन दूसरों के लिए अबरत का निशान बन जाओगे। इसके बाद आवाज आना तो बंद हो गई, लेकिन शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया। मरातब अली ने गाड़ी को गियर में डाल के स्पीड फुल कर दी। मक्खियां गाड़ी में भर गई थी और इन्होंने मरातब अली के पूरे जिस्म पर डंग मार मार कर इसके पूरे जिस्म में अपना जहर फैला दिया था। इसका पूरा वजूद फूल गया था। गाड़ी का स्टीयरिंग इसके हाथ से छूट गया था। गाड़ी का रुख जिस तरफ था, गाड़ी तेजी से इसकी तरफ दौड़े जा रही थी। इत्तेफाक से गाड़ी का रुख इसे रोकने वाले पुलिस ऑफिसर और कांस्टेबल की तरफ था। जब इन्होंने गाड़ी को तेजी से अपनी तरफ आता देखा तो फौरन दूरबीन की मदद से इसे देखा और अगला मंजर देखकर इनके रोंगटे खड़े हो गए। गाड़ी में बैठे नौजवान को शहद की मक्खियों ने दबोच रखा है। गाड़ी इसके कंट्रोल से बाहर है। अगर ये आकर चौकी से टकराई तो चौकी के तबाह होने का अंदेशा है। फौरन कोई अमल अख्तियार करो। पुलिस ऑफिसर ने साथ खड़े कांस्टेबल से कहा तो वो फौरन चौकी के अंदर गया और अंदर बैठे कांस्टेबलों को बुला लाया। अब इनकी तादाद दर्जन से ज्यादा थी। कैसे रोकें इस गाड़ी को? कांस्टेबल ने पूछा। इसके टायरों को निशाना बनाओ, ऑफिसर ने हुक्म भरे लहजे में कहा, लेकिन अख्तियात बरतना, इंजन को फायर ना लगे वरना गाड़ी के तबाह होने का अंदेशा है। सारे कांस्टेबल अपनी अपनी गन्ने लेकर जमा होकर बैठ गए। जैसे गाड़ी इनकी गन्नों की हदूद में दाखिल हुई, इन्होंने एक साथ फायर किए तो गाड़ी के अगले दोनों टायर फटे और गाड़ी का अगला हिस्सा यकदम जमीन से टकराया। ऐन उसी वक्त गाड़ी का पिछला हिस्सा ऊपर उठा और गाड़ी उल्टी होकर जमीन पर धड़म से गिरी। पुलिस ऑफिसर दूरबीन की मदद से गाड़ी को देख रहा था। तभी इसने एक अजीब मंजर देखा। गाड़ी के अंदर नौजवान को जकड़ने वाली तमाम मक्खियां बाहर निकली और तेजी से जंगल की तरफ उड़ गई। वो हैरान रह गया। इसे यूं लगा जैसे वो मक्खियां खुद ना आई हों, बल्कि किसी के हुक्म पर इन्होंने नौजवान पर हमला किया हो। जाओ इस नौजवान का पता करो, मुझे तो लगता है कि वो मर गया होगा, पुलिस ऑफिसर ने अंदाजा जाहिर करते हुए कहा। कांस्टेबल फौरन इस तरफ बढ़े। तभी चौकी में मौजूद अमदादी टीम के कारकुनों को बुलाया गया। नौजवान को गाड़ी से बाहर निकालकर चौकी पर लाया गया। नौजवान को देखने पर यह अंदाजा हो गया कि नौजवान अभी तक जिंदा है। इसका पूरा जिस्म सूज चुका था। वो जहाँ पर भी हाथ लगाते थे इस नौजवान की चीख निकलती थी। जल्दी एम्बुलेंस में इस नौजवान को शहर की तरफ रवाना कर दिया गया। इसकी जेब से निकलने वाले बटुए में इसका शनाख्ती कार्ड और विजिटिंग कार्ड भी इन्हें मिल गया, जिसकी मदद से इन्होंने इसके वारसा को भी आगाह कर दिया। नवाब सहराब खान इस वक्त अपनी जमीनों में काम करवा रहे थे जब जवार इनके पास अपनी बाइक पर पहुंचा। बेटा, आज तो बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो, कहाँ होते हो आजकल? नवाब सहराब खान ने जवार को गले लगाते हुए कहा। बस अंकल, कुछ खास नहीं, मैं अक्सर आता रहता हूँ घर, लेकिन आप दिखाई नहीं देते। सीरत ने बताया था कि आप काफी मसरूफ रहते हैं। सीरत के नाम पर नवाब सहराब खान ने एक ठंडा सांस खर्च किया। इनकी कैफियत काटो तो जैसे बदन में लहू नहीं वाली हो गई थी। क्या बात है अंकल, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं? जबार ने नवाब सहराब खान की कैफियत को बांधते हुए पूछा।
तो नवाब सहराब खान ने आंखों में आंसुओं को उंगली की मदद से साफ किया और बोले, मेरी जिंदगी मुझे छोड़ गई है। मतलब जुबार ने ना समझी के आलम में पूछा, ना जाने मेरी बच्ची कहाँ गुम हो गई है। नवाब सहराब खान ने कहा और फिर सारी कहानी इसे कह सुनाई। ऐसा कैसे मुमकिन है, सरासर झूठ है। जुबार ने दांत पीसते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि मेरी बच्ची ऐसी खता नहीं कर सकती। नवाब सहराब खान ने डेरे पर पड़ी चारपाई पर बैठते हुए कहा, मैं इसे बहुत करीब से जानता हूँ, वो ये हरकत कभी किसी सूरत में नहीं कर सकती। जुबार ने पूरी यकीन लहजे में कहा, वो अपनी हर बात मुझसे शेयर किया करती थी। ये सब इनकी बनाई हुई अपनी कहानियां हैं। वो किसी तौर भी ये हरकत नहीं कर सकती। वो किसी के साथ कैसे भाग सकती है? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जल्दी हम दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले थे। मैं क्या कर सकता हूँ? नवाब सहराब खान ने खून के घूंट निगलते हुए कहा, दुश्मनों को जानते हुए भी आप इनके खिलाफ कार्रवाई करने से क्यों कतरा रहे हैं? आपको अच्छी तरह से मालूम है कि ये सिर्फ खुद से बनाई हुई एक कहानी है। वो वक्त दूर नहीं है मेरे बच्चे, जब ये अपने किए पर पछताएंगे। नवाब सहराब खान ने कफियत पर काबू पाते हुए कहा, वो शायद जुबार के साथ अपनी अंदरूनी कफियत को शेयर नहीं करना चाहते थे, या फिर शायद इसके सामने खुद को कमजोर साबित नहीं करना चाहते थे। ना जाने इन जालिमों ने मेरी बच्ची के साथ क्या किया है, लेकिन ये लोग अल्लाह की पकड़ से बच नहीं पाएंगे। जुबार नवाब सहराब खान की बात सुनकर खून के घूंट पीकर रह गया, लेकिन इसका मन छलनी हो गया। गोया इसका शक सही साबित हुआ था कि इन लोगों ने सीरत के साथ कुछ किया था, लेकिन इन्होंने सीरत को कहाँ छुपा दिया। बात इसके लिए एक सवालिया निशान बनकर रह गई थी। इसने तहैया कर लिया था, वो इस बात की तह तक पहुँच कर रहेगा। कबीर बेटा, देखा तुमने तुम्हारे दोनों दोस्तों की क्या हालत हो चुकी है। कबीर की माँ ने इसे घर में आता देखकर फौरन इसके पास जाकर कहा, समझ में नहीं आता कि ऐसा कौन कर रहा है। कबीर ने दांत पीसते हुए कहा, दोनों की हालत ऐसी कि देखकर लोग कानों का हाथ लगा रहे हैं। इतना कुछ होने के बावजूद देखो तो इन्हें मौत नहीं आई। कबीर की माँ ने तेजी से कहा, हो सकता है इनकी किसी से दुश्मनी हो। कबीर ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं। इसकी माँ ने पूरी यकीन लहजे में कहा, मतलब? कबीर ने हैरत से माँ की तरफ देखते हुए पूछा, ये सब इसकी रूह का किया धरा है। कबीर की माँ ने खोए खोए से लहजे में जवाब दिया, किसकी रूह माँ? कबीर हैरत से बोला, उसी मनहूस की रूह जिसे तुम लोगों ने मार दिया था। कबीर की माँ ने जवाब दिया। ये एक ऐसा इंकशाफ था जिस पर कबीर चौंक सा गया था। इससे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है। इस जदीद दौर के अंदर रूहों की बातें फसूदा सी लग रही थी। रूहें तो खुद धुएं की मंद होती हैं, जिन्हें ना छुआ जा सकता है और ना महसूस किया जा सकता है, तो वो भला किसी की जान कैसे ले सकती हैं? भटकी हुई रूहें बहुत कुछ कर सकती हैं। कबीर की माँ ने पुरस्कीन लहजे में कहा, आप मेरा हौसला पस्त कर रही हैं माँ। कबीर ने अपनी माँ से कहा, आपके कहने के मुताबिक इसका अगला निशाना मैं हूँ। कबीर ने पूछा तो इसकी माँ ने हामिद सर हिला दिया। कबीर हैरान परेशान रह गया कि इसकी माँ ऐसी बातें क्यों कर रही है। हमें आज और अभी पुराने दरख्त के नीचे बैठे अल्लाह वाले के पास जाना चाहिए, अब तो वही कुछ बता सकते हैं। कबीर की माँ ने मशवरा दिया। पहले तो कबीर सोच में डूब गया, लेकिन फिर वो बोला, माँ शाम की परछाइयाँ फैल रही हैं, इस वक्त इनके पास जाना बेहतर नहीं होगा। ठीक है, फिर सुबह ही सुबह जाएंगे। कबीर की माँ ने कहा, हाँ ये ठीक है। जुबार का जहन सोचों के भंवर में बुरी तरह से फंसा हुआ था। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। नवंबर के अव्वल दिन थे। मौसम में खनकी की शिद्दत बढ़ती जा रही थी, लेकिन इस सबसे बेगाना जुबार घर की छत पर पड़ी चारपाई पर लेटकर आसमान पर निकले चांद को घूर रहा था। धुंध की चद्दर आहिस्ता आहिस्ता हर शय को अपनी लपेट में लेना शुरू हो गई थी, लेकिन अभी तक चांद इसे वाज़िह तौर पर दिखाई दे रहा था।
तभी इसने एक नहायती अजीब मंजर देखा। इसे यूं लगा जैसे चांद के अंदर सीरत का चेहरा नुमाया हुआ हो। इसने अपनी आंखें मसली और दोबारा गौर से चांद को तकने लगा। अब की बार इसकी हैरत वाकई दीदानी थी। वो बस इसके ज़हन का वहम नहीं था, बल्कि एक ऐसी हकीकत थी जो वो खुली आंखों से देख रहा था। सीरत वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। हाँ, मैं इसके कान के पास सरगोशी हुई। वो हैरान रह गया कि इसका चेहरा दूर, बहुत दूर आसमान की वस्तुओं में दिखाई दे रहा था, लेकिन इसकी आवाज इसके कानों तक कैसे पहुंची। वो तेजी से उठकर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा कि कहीं सीरत इसके आस पास तो नहीं है। तुम कहाँ हो? जुबार ने तड़प कर पूछा। जहाँ देख रहे हो। एक बार फिर जुबार ने चांद की तरफ देखा। इसे यूं लगा जैसे सीरत का चेहरा इतनी दूर होने के बावजूद इसके बहुत करीब हो। ये सब क्या है सीरत? जुबार अपनी कैफियत पर काबू ना पाते हुए बोला और इसकी आंखों से आंसू निकलकर इसकी झोली में जा गिरे। वक्त की चाल है सब, प्लीज मेरे पास आओ ना। मैं तुम्हारी जुदाई में पल पल मर रहा हूँ। तुम जानती हो अंकल भी तुम्हारी जुदाई में कांटों पर जिंदगी गुजार रहे हैं। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कब किया? कुछ करने वालों ने सब कुछ कर दिया। मतलब जुबार हैरत से बोला और फिर इसकी समाज से सीरत के अल्फाज टकराने लगे। इसे यूं लगा जैसे इसके सामने एक फिल्म सी चलने लगी हो। जब सारी बात का इसे इल्म हुआ तो वो गुस्से से तड़प कर रह गया। तुम कुछ नहीं करोगे, बस देखते जाओ। इन्हें अगर दुनिया के लिए अबरत का निशान ना बना दूं तो तुम फिर कहना। सीरत की आवाज इसके कानों से टकराई। इसका लहजा हुक्म आना था। मुझे नफरत है इनसे। मैं इन्हें पलक झपकते ही अपनी नींद सुला देना चाहता हूँ। जुबार अपनी कैफियत पर काबू ना पाते हुए बोला और फिर इसने धुआंधार रोना शुरू कर दिया। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज लौट आओ ना। हम बहुत जल्द मिलेंगे। सब्र से काम लो और मेरा इंतकाम देखते रहो। जुबार खून के घूंट पीकर रह गया। इसने दोनों हाथों में मुंह को छुपाया और फूट फूट कर रोने लगा। क्यों आए हो यहाँ? दरवेश ने गुस्से से तकरीबन दहाड़ते हुए पूछा। हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, कबीर की माँ ने जवाब दिया। अब वक्त खत्म हो गया है, अब इसका वक्त शुरू हो गया है। वो तुम्हें मारेगी नहीं, लेकिन दुनिया के लिए अबरत का निशान बनाकर रख देगी। तुम लोगों ने जुल्म किया है और जालिम को दुनिया और आखिरत में सजा जरूर मिलती है। क्या तुम भूल गए फरमान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है और तुमने कत्ल नहीं बल्कि जुल्म किया है एक ऐसी मासूम और इज्जतदार लड़की का जो बेपनाह बेबस थी। इसकी बेबसी और लाचारी का तुम लोगों ने नाजायज फायदा उठाया है। रिश्ते में वो तुम्हारी बेटी कबीर की माँ को मुखातिब करते हुए और फिर कबीर को मुखातिब करते हुए तुम्हारी बहन लगती थी, लेकिन तुम लोगों ने इसके साथ क्या किया? रिश्तों की कदर तक ना कर सके और मुकद्दस रिश्तों की पामाली कर डाली। तुम्हारा अंजाम अबरतनाक होगा। लोग तुम्हें देकर कानों का हाथ लगाएंगे। जाओ, चले जाओ अभी और इसी वक्त यहाँ से। हमारी मदद कीजिए बुजुर्ग बाबा। अब की बार कबीर ने कहा, नहीं, अब तुम लोग मदद के काबिल नहीं रहे। अब वो वक्त आ गया है जब तुम लोगों ने अपने किए का अंजाम भुगतना है, इसलिए फौरन चले जाओ यहाँ से। दरवेश ने पहली बार गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। दोनों माँ बेटा वहाँ से मुंह की खाकर वापस आ गए। अब तो इन्हें यकीन हो चुका था कि ये सब कुछ किया दरा उसी की रूह का है। पहले तो इन्हें शक था, लेकिन अब इनका शक यकीन में तब्दील हो चुका था। इसलिए अब पहली बार इन दोनों को खौफ ने बुरी तरह से जकड़ लिया था। खौफ की सर्द लहर इनके जिस्मों में सरायत कर गई। इन्हें यूं लगा जैसे अगले हर कदम पर मौत इनकी राह तक रही हो। बाकी सबका काम तमाम हो चुका है। बाबा जान, अब सिर्फ बारी है आपकी बीवी और बेटे की। सीरत की तस्वीर के लब हिले तो नवाब सहराब खान यूं चौंके जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो गए हों। क्या आपको कोई इतराज तो नहीं है? दोबारा सवाल किया गया। नवाब सहराब खान ने धीमे से लहजे में इजाजत देते हुए कहा, आज रात ये दोनों भी अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। सीरत की तस्वीर ने कहा, सुबह का सूरज जैसे ही तलू हुआ, इन्हें हॉस्पिटल में दाखिल करवा दीजिएगा।
और दोबारा इनकी परछाई भी इस घर में ना पड़ने दीजिएगा। मुझे भी इनसे उतनी ही नफरत हो चुकी है जितनी कि तुम्हें। मैं अब इनकी शक्लें तक देखना नहीं चाहता। ऐसी सजा देना कि लोग इन पर ठुकर जाएं। इंशाल्लाह तस्वीर के लब आखिरी बार हिले और फिर साकत होके नवाब सोहराब खान ने अपनी आंखों से बहते आंसू साफ किए और साथ टेबल पर रखा अपना मोबाइल उठाकर जुबार का नंबर डायल करने लगे। जुबार को समझ नहीं आ रही थी कि वो हकीकत से नवाब सोहराब खान को कैसे आगाह करे। कहीं ऐसा ना हो कि इसका ज़हनी फतूर समझकर या इंतकामी कार्रवाई समझकर नवाब सोहराब खान इसे बुरा भला ही कह डाले। वो हर कीमत पर नवाब सोहराब खान को बताना चाहता था कि इसे मालूम हो चुका है कि सीरत के साथ क्या हुआ है, लेकिन इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। तभी इसके मोबाइल की घंटी बजी तो इसने जेब से मोबाइल निकाला तो इत्तेफाक से नवाब सोहराब खान की कॉल आ रही थी। इसने फौरन कॉल रिसीव की और मोबाइल कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम। नवाब सोहराब खान ने सलाम दिया। वालेकुम सलाम। जुबार ने जवाब दिया। कैसे हैं अंकल आप? मैं ठीक हूँ मेरे बच्चे, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, आपको ही याद कर रहा था। मैं तुम्हारी तरफ गाड़ी लेकर आ रहा हूँ, कहीं जाना है घर से बाहर आ जाओ। नवाब सोहराब खान ने बताया तो जुबार हैरान रह गया कि आज तक इस लहजे में नवाब सोहराब खान ने बात नहीं की थी। इसका दिल धक धक धड़कने लगा। ना जाने क्यों खौफ की गेंटियां इसके मन के मंदिर में बजने लगी। खैरियत तो है ना अंकल? इसने पूछा। बस कहा ना रोड पे आओ, हुक्माना लहजे में जवाब मिला। इट्स ओके अंकल। जुबार ने थूक निकलते हुए जवाब दिया। थोड़ी देर में वो रोड पर था। इसे आए थोड़ी ही देर बीती थी कि नवाब सोहराब खान गाड़ी लेकर आन पहुंचे। गाड़ी इन्होंने इसके करीब रोकर हाथ बढ़ाकर फ्रंट सीट का दरवाजा खोला तो जुबार चारों न चार अंदर बैठ गया। थोड़ी देर इनके दरमियान कोई बात ना हुई। आखिरकार इस खामोशी को नवाब सोहराब खान ने तोड़ा। तुम्हारा शक सही निकला। नवाब सोहराब खान ने इसकी तरफ देखते हुए निचला होंठ दांतों में दबाकर कहा। मैं समझा नहीं अंकल। जुबार ने हैरान होकर कहा। जालिमों ने मेरी बच्ची को इससे ज्यादा नवाब सोहराब खान कुछ ना बोल सका। मैं भी आपसे यही बात कहना चाहता था। जुबार तड़पकर बोला और फिर इसे सारी बात सुनाई। हाँ तुम ठीक कह रहे हो। नवाब सोहराब खान ने इसकी बात की तस्दीक करते हुए कहा। आज रात दोनों माँ बेटे की सजा की रात है और हमें आज की रात सीरत की बॉडी को निकालकर इसके खफन दफन का इंतजाम करना है। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। जुबार ने दांत पीसते हुए कहा। नवाब सोहराब खान ने इसकी तरफ देखा तो इसकी आंखों में आए आंसू नवाब सोहराब खान से छुपे न रहे। मुझे खुशी है कि मेरी बेटी ने तुम जैसे अजीम इंसान का इंतखाब किया था। नवाब सोहराब खान ने इसका कंधा थपथपाते हुए कहा। लेकिन मुझे अफसोस है कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती शय गवा दी है। जुबार ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। वो मरी नहीं है बेटा। नवाब सोहराब खान बोले तो जुबार ने हैरत से इन्हें घूरा। वो जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगी हमारे दिलों में, हमारी यादों में, हमारी सांसों में। जालिमों को मौत ही आ जाए। जुबार ने थूक निकलते हुए कहा। मौत सजा नहीं है। नवाब सोहराब खान ने यू टर्न लेते हुए कहा। इनकी सजा सारी जिंदगी तड़पना है, जैसे दो खबीस इंसान तड़प रहे हैं। इनकी तरह ये भी ता क़यामत तड़पे। लोग इन्हें देखकर कानों का हाथ लगाएं और दोबारा कभी भी जिंदगी में कोई भी ऐसी हरकत करने की हिम्मत ना करे। जवाबन जुबार चुप रहा। इससे बात करना मुश्किल हो रहा था। आंसू बंद तोड़ने को बेताब थे और वो था कि अपनी कैफियत पर काबू पाने की बामुश्किल कोशिश कर रहा था। थोड़ी ही देर में वो उस कब्रिस्तान के पास पहुंच गए जिसके बारे में इन्हें सीरत ने बताया था। नवाब सोहराब खान इसे लिए सीधा गोरकन के पास पहुंचा। गोरकन 40-50 साल का आदमी था। वो अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ रहता था। इसकी बीवी के अलावा 2 बेटे और 1 बेटी भी थी। जी फरमाइए, गोरकन ने नहायत धीमे लहजे में कहा। ज्यादा मसरूफ तो नहीं है आप? नवाब सोहराब खान ने पूछा। खैरियत तो है ना? गोरकन हैरत से बोला। हमें आपसे बहुत ही अहम बात करनी है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से हटकर, नवाब सोहराब खान ने कहा। तो गोरकन ने घर का दरवाजा हटकर बंद कर दिया और इनके साथ चल पड़ा। घर से थोड़ा सा हटकर एक तरफ वो बैठ गए और फिर नवाब सोहराब खान ने इसे अलग से ये तक तमाम दास्तान कह सुनाई।
इस दौरान नवाब सेहराब खान और जबार दोनों रोते भी रहे। कई बातों के अंदर जबार भी मुदाखलत करता रहा। इनकी कहानी सुनकर गोरकन की आंखें भी अश्कदार हो गई थी। इस दुनिया में अच्छे लोगों के साथ बुरे भी बसते हैं। गोरकन ने अपनी आंखें साफ करते हुए कहा, अब आप क्या चाहते हैं मुझसे? मैं हर लिहाज से आपके साथ तावन करने को तैयार हूँ। हम चाहते हैं कि अपनी बेटी की बॉडी निकाल कर इसे इस्लामी तरीके से कफन दफन देकर दोबारा दफन करें। नवाब सेहराब खान ने बताया, जहाँ तक बात कफन की है वो तो ठीक है, लेकिन ना जाने बॉडी किस हालत में हो। गोरकन ने इनकी बात सुनकर इनको जवाब दिया, इससे कुछ नहीं हो सकता। गोरकन घर से कुदाल वगैरह ले आया और तीनों ने मिलकर इसकी निशानदाही की और तीनों उस जगह पहुंच के जिसकी निशानदाही सीरत ने तस्वीर में की थी। तीनों ने मिलकर उस जगह को खोदना शुरू कर दिया। जल्द ही इन्होंने सीरत की बॉडी तलाश कर ली। तीनों हैरान रह गए। सीरत की बॉडी बिल्कुल ठीक पड़ी थी। यूं लग रहा था जैसे अभी इस बॉडी को फेंका गया हो। कितनी ही देर तक नवाब सेहराब खान अपनी बेटी की बॉडी को सीने से लगाए धुआंधार रोते रहे। जबार भी काफी देर तक रोता रहा। फिर गोरकन के कहने पर इसने नवाब सेहराब खान के कंधे पर हाथ रखा। अंकल, वक्त कम है, हिम्मत से काम लीजिए, जबार ने धीमे से लहजे में कहा। नवाब सेहराब खान ने बेटी की बॉडी को हाथों में उठा लिया। इसकी बॉडी को सीधा गोरकन के घर ले जाया गया। गोरकन के घर वाले ये सब देखकर हैरान रह गए, लेकिन गोरकन ने जब सारी बात से इन्हें आगाह किया तो वो चुप रह गए। सीरत की बॉडी को गोरकन की अहलिया और बेटी ने मिलकर गुसल दिया और फिर इन्होंने कफन भी पहनाया। कफन दफन का सारा इंतजाम गोरकन के पास भी मौजूद था। अक्सर वो बेशतर करीबी इलाकों के लोग इसके हाथ से कफन ले जाते थे। लवारस लाशों के लिए इसके पास काफी कफन था। इन्हीं में से एक में सीरत के फूल जैसे खूबसूरत वजूद को लपेट दिया गया। फिर गोरकन, नवाब सेहराब खान, जबार और गोरकन के बेटे ने मिलकर सीरत की नमाज़े जनाजा पढ़ी। नमाज़े जनाजा गोरकन के बेटे ने पढ़ाई। यूं इस्लामी तरीके से सीरत की बॉडी को मनो मट्टी तले दफना दिया गया और फिर नवाब सेहराब खान और जबार दोनों घर की तरफ चल पड़े। वो देखना चाहते थे कि इनकी अदम मौजूदगी में कबीर और इसकी माँ की क्या हालत हुई होगी। वो इनका हाल देखकर अपनी रूह को तस्कीन बख्शना चाहते थे। जाने से पहले नवाब सेहराब खान ने नोटों की एक मोटी सी गड्डी जब गोरकन के हाथ में थमाई तो वो इतने नोट देकर हैरान रह गया। कबीर इस वक्त बैठा खाना खा रहा था। जब अचानक इसकी नजर सालन पर पड़ी तो इसे यूं लगा जैसे अभी के अभी इसे अबकाई आ जाएगी। माँ, ये सब क्या है? क्या हुआ बेटा? इसकी माँ ने हैरत से पूछा। ये सालन में क्या मिला हुआ है? क्या मतलब? कबीर की माँ हैरत से बोली। इससे कबर के कबीर इसकी बात का कोई जवाब देता। इसे यूं लगा जैसे इसके पूरे वजूद में किसी ने जहरीली चीज डाल दी हो। इसने फौरन अपना गला थाम लिया। इसकी हालत देखकर इसकी माँ के पैरों तले से जमीन खिसक गई। कबीर के नाक और मुंह से खून निकलना शुरू हो गया। यही नहीं बल्कि इसकी आंखों से भी खून बहना शुरू हो गया। ये क्या हो गया तुम्हें मेरे बच्चे? कबीर की माँ इसकी हालत देखकर अपनी जगह से उठी, लेकिन जल्दबाजी में वो सीधी सिलेंडर पर जा गिरी। सिलेंडर का पाइप निकल गया और गैस चार सू फैलना शुरू हो गई और यकदम एक जोरदार धमाका हुआ। मोहल्ले के लोगों ने जब धमाके की आवाज सुनी तो फौरन नवाब सेहराब खान के घर की तरफ भागे और अगला मंजर देखकर सबके रोंगटे खड़े हुए। जो मंजर इनकी आंखों के सामने था, इसे देखकर इन्हें यकीन नहीं हो रहा था। एक तरफ जमीन पर कबीर पड़ा हुआ था और इसके मुंह, नाक और आंखों से खून के फुहारे छूट रहे थे। वह हाथ पांव मार रहा था। दूसरी तरफ इसकी माँ एक तरफ पड़ी तड़प रही थी। सिलेंडर फटने की वजह से इसका सारा जिस्म झुलस गया था। मोहल्ले वालों में से किसी ने फौरन हॉस्पिटल फोन करके एम्बुलेंस मंगवा ली थी और इन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल इमरजेंसी में पहुंचा दिया गया। जब नवाब सेहराब खान और जबार मौके पर पहुंचे और इन्हें मोहल्ले वालों की जुबानी सारी बात का इल्म हुआ तो इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर आसमान की तरफ निगाहें उठाकर देखा। तू बड़ा बेनियाज है मेरे मालिक। तू ना तो किसी के साथ नाइंसाफी करता है और ना ही नाइंसाफी होने देता है।
नवाब सेहराब खान ने कहा और जुबार को साथ लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। इमरजेंसी में पहुंचा तो इसे बताया गया कि इसकी बीवी का सारा जिस्म बुरी तरह से जल चुका है, वो देखने के काबिल भी नहीं है, जबकि इसके बेटे के नाक, मुंह और आंखों से खून निकलना कभी बंद हो जाता है तो कभी शुरू हो जाता है। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। नवाब सेहराब खान जुबार के साथ मिलकर सीधा इस कमरे में पहुंचे जहां दोनों माँ बेटा बिस्तर मर्ग पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। तुमने कहा था ना कि मेरी बच्ची किसी के साथ भाग गई है, नवाब सेहराब खान ने बीवी के करीब बैठते हुए पूछा। हकीकत क्या है हम जान चुके हैं। अब सारी जिंदगी तुम चारों माही भी आपकी तरह तड़पोगी। तुम मौत की ख्वाहिश करोगे लेकिन मौत तुम्हें नहीं आएगी। हम रोजाना आएंगे और तुम्हारी हालत देखेंगे। तुम्हारी हालत देखकर हमारी रूहों को तस्कीन मिलेगी। इतना कहकर नवाब सेहराब खान अपनी जगह से उठे और बेटे के पास जाकर बैठ के, तू कुत्ते की तरह तड़प तड़प कर मरेगा, लेकिन इतनी जल्दी तुझे मौत नहीं आएगी। मैं तुम्हारी मौत से पहले मरने वाला नहीं हूँ। मेरी बच्ची के कातिल क़यामत तक तड़पेंगे। इतना कहकर दोनों उठे और बाहर जाने लगे तो नवाब सेहराब खान की बीवी ने इसे पुकारा, खुदा के लिए मुझे यहाँ से ले चलो। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मुझे अकेले मत छोड़ो, नहीं तुम यही रहोगी। तुम्हें खलक खुदा देखेगी और तुम पर थूकेगी। इतना कहकर नवाब सेहराब खान वहाँ से बाहर निकल आए। पीछे से दोनों माँ बेटे के चीखने चिल्लाने की आवाजें इन्हें सुनाई दे रही थी। आज मेरी रूह को तस्कीन मिली है। नवाब सेहराब खान ने जुबार से कहा, आज से तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगे। नवाब सेहराब खान ने चलते चलते हुक्म दिया तो जुबार ने हैरत से इन्हें घूरा। मैं वहाँ नहीं रह सकता। वो दरो दीवार सीरत की यादों से लिपटी है और वो यादें मुझे काट खाने को दौड़ेंगी। यादों के सहारे जीना सीखो। नवाब सेहराब खान ने कहा, हम इस घर को गरीबों के लिए वक्फ करेंगे, इसे यतीम खाना बनाएंगे, वहाँ यतीम बच्चों और बच्चियों की कफालत करेंगे। जवाबन जुबार ने ना चाहते हुए भी जेरे लब मुस्कुराकर इनकी इस सोच की दाद दी। दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठे और गाड़ी फराटे भरती हुई वहाँ से चल पड़ी। उस दिन के बाद नवाब सेहराब खान और जुबार दोनों रोजाना हॉस्पिटल में आकर इन दोनों की हालत देखते और रूह को तस्कीन पहुंचाते हैं। ऐसा करने से इन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे सीरत की रूह को भी तस्कीन मिल रही है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अपनी राय से जरूर नवाजिएगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइस को दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।